नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण के रण की हुंकार भारी है, क्योंकि जंग का रूप स्वरूप पूरी तरह से बदल रहा है और आगे ये और भी ज्यादा भयानक होने वाला है। जब युद्ध का मैदान सजता है तो वहां सिर्फ और सिर्फ हथियारों की भाषा बोली जाती है, और जो इन हथियारों के दम पर झुकने से सीधे सीधे इनकार कर दे वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का असली सुल्तान होता है। आज दुनिया के अलग अलग कोनों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो 3 तस्वीरें गवाही देती हैं जंग इस वक्त किस तरह का विनाशकारी मोड़ ले चुकी है। देखिए आपके सामने ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर अरबों के नए सुल्तान की, यानी ईरान की, जो ईरान इस जंग से पहले प्रतिबंधों के बोझ तले हाशिए पर खड़ा था। आज वही ईरान मिडिल ईस्ट का नया बॉस बन चुका है। अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों से सीधे लोहा लेकर तेहरान ने अपनी सैन्य शक्ति का ऐसा लोहा मनवाया कि कल तक दूरी बनाने वाले अरब मुल्क भी आज ईरान को अपना सुल्तान मानने पर मजबूर हो गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी तस्वीर, जो एक बड़ा सवाल पूछ रही है, क्या इस जंग का कोई अंत भी है? रूस और यूक्रेन के बीच में जारी महाजंग थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार खौफनाक पलटवार कर रखे हैं। शांति की हर उम्मीद दम तोड़ चुकी है। हालात बद से बदतर हैं और ये जंग रुकने की बजाय हर गुजरते दिन के साथ और प्रचंड होती जा रही है। और तीसरी तस्वीर का रुख कीजिए। यहाँ पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सनक एक बार फिर 7वें आसमान पर है। किम जोंग उन ने ऐलान कर दिया कि वो अब अपनी नौसेना को पूरी तरह परमाणु हथियारों से लैस करने जा रहे हैं। किम के इस खौफनाक कदम से जहां दक्षिण कोरिया गहरे सदमे में है, तो वहीं अमेरिका के सत्ता के गलियारों में सनसनी फैल गई। यानी साफ है, दुनिया के अलग अलग कोनों में सुलगती ये आग आने वाले किसी बड़े वैश्विक संकट का अलार्म बजा रही है। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इजराइल का हमास को बहुत बड़ा झटका। बड़ी खबर, इजराइल का हमास को बड़ा झटका लगा है। आईडीएफ के कई हमलों में हमास के कई सदस्य ढेर हुए हैं। अकरम अबू मादी दक्षिणी गाजा में ढेर कर दिया गया, मारा गया है। 7 अक्टूबर के हमले में दरअसल अबू मादी शामिल था माना जा रहा है। आईडीएफ के अनुसार हमास की सैन्य विंग का सदस्य था अबू मादी, जिसे आईडीएफ ने ढेर कर दिया। आईडीएफ के अनुसार हमलों की क्षमता बढ़ाने में दरअसल लगातार अबू मादी की तस्वीर नजर आ रही थी, लेकिन अब हमास के एक और सदस्य को ढेर किए जाने की खबर सामने आ रही है। इजराइल लगातार हमलावर है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, हमास पर नेतन्याहू का बड़ा दावा। हमास पर नेतन्याहू ने किया है बड़ा दावा। गाजा के 70% हिस्से में इजरायली अभी भी मौजूद हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं हमास का दम घोट रही है इजरायली सेना, उनकी तरफ से कहा गया। नेतन्याहू हमास के प्रमुख नेताओं में से एक है। एक और मारा गया है, कहा गया है। वही हमास की क्षमताएं लगातार कमजोर पड़ रही हैं। नेतन्याहू की तरफ से बड़ी बात कही गई। हमास के प्रमुख नेताओं में से एक और सदस्य को ढेर कर दिया गया, जिस रूप में लगातार आईडीएफ की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। हमास को अब लगातार टारगेट किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। लेबनान पर मार्को रूबियो ने दिया है बड़ा बयान। हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से इजराइल मौजूद है। इजराइल जिस तरह से उसकी मौजूदगी, हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले करता है। लेबनान से दागे जाते हैं मिसाइल और ड्रोन। मार्को रूबियो ने कहा इजराइल पर लॉन्च करता है ड्रोन और मिसाइलें। मार्को रूबियो दरअसल समझिए, कहा जा सकता है कि ईरान को कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी सपोर्ट किया है अमेरिका ने, इजराइल नाराज था। अब इजराइल को पैम्पर करने की कोशिश करें मार्को रूबियो। वो कह रहे हैं हिजबुल्लाह के तमाम हमले लगातार इजराइल पर नजर आते हैं। हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़े हमले लगातार कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या मिडिल ईस्ट के 57 मुस्लिम देश अब एक होने जा रहे हैं? क्या वो देश जो कल तक ईरान को अछूता मानते थे, जिससे हाथ मिलाने से कतराते थे, आज उसी ईरान के आगे नतमस्तक हो रहे हैं? ये सवाल आज इसीलिए सबसे बड़ा है क्योंकि हालिया जंग के बाद खाड़ी की पूरी कूटनीति 180 डिग्री घूम चुकी है। जो अमेरिका और इजराइल कल तक ईरान को दुनिया से अलग थलग करने का दावा कर रहे थे, आज उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आनन फानन में मिडिल ईस्ट के दौरों पर निकल चुके हैं ताकि अपने बिखरते कुनबे को बचा सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ईरान ने अपनी सैन्य ताकत के दम पर साबित कर दिया कि गल्फ का असली सुल्तान कौन है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
बरसों तक सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान और कुवैत जैसे अमीर देश अमेरिका के पिछलग्गू बने रहे। इन्हें लगता था कि वॉशिंगटन में बैठा सुपर पावर इनकी हर मुसीबत से रक्षा करेगा, लेकिन हालिया जंग ने इन देशों की आंखें खोल दी। जब ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलें और ड्रोन इन खाड़ी देशों के शहरों और तेल के कुओं तक पहुंचने लगे, तब अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए। अरब देशों को अमेरिका की वो कड़वी हकीकत याद आ गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा था, अगर सुरक्षा चाहिए तो पैसे दो, हथियार ले जाओ और खुद लड़ो। जब मुसीबत आई तो ना अमेरिका ढाल बना और ना ही इजराइल। इसी धोखे ने अरब मुल्कों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका से दोस्ती उन्हें तबाह कर देगी, लेकिन ईरान से दुश्मनी उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। कतर के प्रधानमंत्री का ये बयान इस बात की तस्दीक करता है कि अब खाड़ी देश ईरान को अलग थलग नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा का केंद्र बिंदु मान रहे हैं। एनर्जी कोऑपरेशन से लेकर डिफेंस कोऑपरेशन तक अब बात ईरान को शामिल करके ही आगे बढ़ रही है। इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने झेला तो वो यूएई था। ईरान ने यूएई पर सीधी मिसाइलें दागी, यहाँ तक कि यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। लेकिन इसके बावजूद अबू धाबी ने जो किया उसने इजराइल के होश उड़ा दिए। युद्ध की आग झेलने के बाद भी यूएई ने टकराव का रास्ता नहीं चुना। यूएई पहले ही साफ कर चुका था उसकी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होगा, और अब यूएई ईरान की चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए 10 अरब डॉलर का भारी भरकम पैकेज देने जा रहा है, जिसकी 3 अरब डॉलर की पहली किश्त भेजी जा चुकी है। यही हाल कतर का है। कतर आज अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा संकट मोचक बनकर उभरा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यापार और एलएनजी का उत्पादन बहाल करने के लिए दोहा और तेहरान के बीच सीधा कोऑपरेशन शुरू हो चुका है। कतर ने दोनों देशों के बीच हॉटलाइन स्थापित करवाई है, जो ईरान की कूटनीतिक जीत का सबसे बड़ा प्रमाण है।
लेकिन सबसे बड़ा झटका अमेरिका को सऊदी अरब और बहरीन से लगा। सऊदी अरब जो कभी ईरान का धुर विरोधी था, जिसने युद्ध के शुरुआती दौर में अमेरिकी इजरायली हमलों का मूक समर्थन किया, आज वो भी ईरान के सुर में सुर मिला रहा है। चीन की मध्यस्थता से शुरू हुई सऊदी ईरान सुलह अब एक मजबूत रिश्ते में बदल चुकी है। सऊदी अरब अब ईरान को रोकने की नीति छोड़कर उसे मैनेज करने और उसके साथ डील करने की नीति पर चल रहा है। बरसों बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच सीधी फोन लाइनों पर बातचीत हो रही है। उधर ओमान और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के संचालन के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना लिया है। बहरीन, जो हमेशा अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का घर रहा और ईरान विरोधी खेमे में था, वो भी ईरान को सुरक्षा फ्रेमवर्क में शामिल करने की वकालत कर रहा है। इराक और कुवैत भी अमेरिकी दबाव को ठुकराकर ईरान से गैस और बिजली का व्यापार धड़ल्ले से कर रहे हैं। हालांकि 57 मुस्लिम देशों का किसी एक सैन्य मंच पर पूरी तरह एकजुट होना आसान नहीं, क्योंकि टर्की, सऊदी अरब और ईरान तीनों ही खुद को इस्लामिक दुनिया का लीडर मानते हैं। सऊदी अरब कभी नहीं चाहेगा कि तेहरान उसे हुक्म दे और ईरान किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन इस वैचारिक मतभेद के बावजूद इस जंग से एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई है। ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन शक्ति के दम पर यह साबित कर दिया है कि जब उसकी संप्रभुता पर बात आएगी तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। जब ईरान अरब मुल्कों पर बरस रहा था, तब ना तो इजराइल की मिसाइल डिफेंस प्रणाली काम आई और ना ही अमेरिका की धमकियां। अपनी रक्षा के लिए मजबूर अरब मुल्कों ने समझ लिया कि मिडिल ईस्ट में रहना है तो ईरान से दोस्ती रखनी होगी। ईरान ने बिना झुके, बिना डरे और प्रतिबंधों को धता बताते हुए इस पूरे रीजन में अपनी चौधराहट कायम रख कर ली है और यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे।
युद्ध से ईरान को फायदा हुआ है, उसकी मिसाइलों की बारिश से खाड़ी देशों में इस हद तक दहशत फैल गई कि अब खाड़ी देश अमेरिका की बजाय ईरान के साथ दोस्ती में ज्यादा रुचि ले रखे हैं। कैसे, आइए आपको बताते हैं कुछ खास बातें। युद्ध में ईरान ने यूएई पर कई मिसाइलें दागी, सबसे ज्यादा मिसाइलें यूएई पर दागी हैं। यूएई स्थित अमेरिकी ठिकानों और अहम अड्डों पर भी बड़े हमले किए गए और युद्ध के बाद यूएई का फोकस व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी रहा है। यूएई की ओर से ईरान को 10 अरब डॉलर दिए जाने की खबर है। पहली किश्त के तौर पर 3 अरब डॉलर दिए जाने की खबर सामने आई। लेकिन अगर बात कतर की करें तो यूएस ईरान के बीच में समझौते के लिए कतर ने एक तरह से मध्यस्थता की थी। यूएस ईरान की अगर बात करें तो उसके बीच हॉटलाइन बनवाने में निभाई थी अहम भूमिका, और मुझे स्ट्रेट खुलवाने में भी कतर ने ही अहम भूमिका निभाई। ईरान को रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में शामिल करने का पक्षधर एक तरह से रहा है। वहीं एलएनजी उत्पादन बहाल करने के लिए दोहा तेहरान कॉर्पोरेशन भी बढ़ाया गया। सऊदी अरब की बात की जाए, युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने यूएस और इजरायल का सीधा सीधा समर्थन किया। युद्ध के दौरान ईरान पर हमले के लिए जमीन देने से इनकार किया। ईरान के साथ करीबी बढ़ाने के लिए भी एक तरह से प्रयास कहीं ना कहीं सऊदी अरब करता रहा है। सऊदी अरब और ईरान के नेताओं के बीच में फोन पर भी लगातार बातचीत हुई। ओमान की बात करें तो हॉर्मुज के संचालन के लिए ओमान ईरान ने वर्किंग ग्रुप तैयार किया। समंदर की सेवाओं को लेकर बातचीत दोनों देश कर रहे हैं। बहरीन, युद्ध के दौरान ईरान ने बहरीन के कई ठिकानों पर हमले किए और युद्ध के बाद अब सतर्क देशों में भी कहीं ना कहीं बहरीन की काउंटिंग होती है। दोनों देशों के रणनीतिकार की आपस में बातचीत अभी भी जारी है। इराक को नहीं भूलना चाहिए, इराक की विद्युत व्यवस्था काफी हद तक ईरानी गैस पर ही निर्भर है। युद्ध के दौरान भी बगदाद और तेहरान के बीच में तनाव नहीं बढ़ा। यूएस के दबाव के बावजूद इराक ईरान के बीच ऊर्जा सहयोग जारी है। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। रूस में तबाही पर ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा। बड़ी खबर, रूस में जमकर तबाही मची। ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया, 60,000 टन से ज्यादा गोला बारूद नष्ट हो चुका है। सेंट पीटर्सबर्ग के पास में नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। बाल्टिक फ्लीट के हथियार डिपो में जमकर तबाही मची हुई है। आपको बता दें, लगातार बड़े हथियारों का इस्तेमाल अब रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है। रूस में जमकर तबाही यूक्रेन की तरफ से मचाई गई और ज़ेलेंस्की कह रहे 60,000 टन से ज्यादा का गोला बारूद नष्ट किया जा चुका है रशिया का। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। रूस पर हमलों को लेकर यूक्रेन का एक बेहद चौंकाने वाला दावा। रूस पर हमलों को लेकर यूक्रेन का चौंकाने वाला दावा सामने आया है। सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री पर बड़े हमले किए गए, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री पूरी तरह से नष्ट कर दी गई है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि एक साथ कई यूनिट को टारगेट किया गया और उस टारगेट का, उस हमले का नतीजा ये कि बड़ा नुकसान रशिया को हुआ है। रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री पूरी तरह से नष्ट कर दी और सिर्फ एक नहीं, एक साथ कई यूनिट्स को टारगेट किया गया और कर दिया गया पूरी तरह से ध्वस्त। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस समय की एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। यूक्रेन के हमलों के बाद क्रीमिया में जमकर दहशत नजर आती है। क्रीमिया में गैस की कीमत बढ़ गई है, तेल की किल्लत बढ़ गई है। तेल गैस भरवाने के लिए स्टेशनों पर भारी भीड़ नजर आती है। गैस स्टेशन के बाहर गाड़ियों की कतार देखिए, जहां तक नजर जाएगी आपको ये कतार यूं ही नजर आएगी। गाड़ियां हो, बड़े ट्रक हो, टैंकर हो, ऐसे ही कतार में लगे हुए हैं और ये किसी ट्रैफिक जैम की तस्वीर नहीं है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि गैस की किल्लत की वजह से लोग इस रूप में यहाँ पर हैं। क्रीमिया में दहशत है यूक्रेन के हमले के बाद में। तेल की किल्लत के बाद में तेल गैस भरवाने के लिए स्टेशनों पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और जहां तक नजर जाती है सिर्फ गाड़ियों का अंबार, बड़ा काफिला नजर आता है। बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर, रूस में तेल और गैस की भारी कमी है। यूक्रेन के हमले के बाद गैस तेल की कीमत भी बढ़ती हुई नजर आती है। गैस तेल की कमी की खबर से 60 से ज्यादा शहरों में गैस की कमी की खबर है। लोगों में दहशत है, जैसे आपको बताया, गैस और पेट्रोल मिलने में परेशानी की खबर है। यही वजह है, चारों तरफ एक बड़े हमले के बाद में हलचल लगातार मची हुई है। दावे किए जा रहे हैं जिस तरह से हमले हुए, कई रिफाइनरीज पूरी तरह से ध्वस्त हुई और उन रिफाइनरीज पर हमले के बाद में अब शहर में लोगों के मन में दहशत है कि आने वाले वक्त में और भी चिंता बढ़ेगी।
यूक्रेन और रूस के बीच में छिड़ी जंग अब एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ जहां पर यूक्रेन आक्रामक रुख अपनाए हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस का पलटवार भी उतना ही घातक होता जा रहा है। दावों और प्रतिदावों के बीच में जमीन पर सिर्फ तबाही का मंजर है, लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या लगातार सुलगती इस महाजंग का कोई अंत है, या फिर दुनिया एक कभी ना कभी खत्म ना होने वाले सिलसिले की गवाह बन रही है। रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार जारी है। हर रात आग बरस रही है। हर सुबह धुएं में बदल रही है उम्मीदें। सैनिकों के ठिकाने राख में तब्दील, रिहायशी इलाके मलबे में दफन। ऊर्जा ढांचे चूर चूर, शहर ही नहीं, डोनबास से लेकर खार्किव तक रूस की मिसाइलें आसमान चीरती निकल रही हैं। यूक्रेन के आसमान में रात का अंधेरा अब मिसाइलों की चमक से रोशन हो चुका है। सिर्फ पिछले 48 घंटों में रूस ने 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी। टारगेट बने पावर प्लांट, रेल जंक्शन और सैन्य डिपो। कीव, खार्किव, ओडेसा, डोनबास, हर शहर जंग का मैदान बन चुका है। जहां कभी बच्चे खेलते थे, अब टैंक चल रखे हैं। जहां कभी घरों की खिड़कियों से मुस्कान झांकती थी, अब वहीं से झांकता है बारूद का धुआं। रूस की सेना धीरे धीरे सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रही है। हर दिन यूक्रेन का नया इलाका अपनी गिरफ्त में ले रही है। रूसी ड्रोन, टैंक, मिसाइल और किंजल हाइपरसोनिक हथियार यूक्रेन के हौसलों को तोड़ने की कोशिश में है। रूस की रणनीति साफ है, एनर्जी काटो, सप्लाई रोको और जनता को तोड़ दो।
यूक्रेन के पावर ग्रिड पर रूस के हमले इतने भीषण हैं कि कई शहर पूर्ण अंधकार में डूब चुके हैं। सर्दी आ चुकी है और बर्फ से ढका यूक्रेन अब ठंड से नहीं बल्कि जंग की जलती राख से सुलग रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यूक्रेन भी अब डिफेंस नहीं ऑफेंस मोड में आ चुका है। यूक्रेन का पलटवार शुरू हो चुका है। ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और रैपिड सपोर्ट फोर्स के हमले रूस की सीमा के भीतर आग लगा रहे हैं। रूसी काफिलों पर मिसाइलें बरस रही हैं। बेलगोरोद और ब्रायंस्क जैसे बॉर्डर इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन रूसी फ्यूल डिपो उड़ा रहे हैं। यूक्रेन अब रूस को उसके ही घर में डराने लगा है। ड्रोन से, साइबर अटैक से और लंबी रेंज की स्ट्राइक से यूक्रेन डर अब रूस के आकाश में मंडरा रहा है। हर रात रूस के आसमान में गूंजती है ड्रोन की भिनभिनाहट और उसके बाद धमाका। 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस जंग को, लेकिन सवाल वही, आखिर जीत कौन रहा है? रूस, जिसके पास ताकत, संसाधन और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है, या यूक्रेन, जिसके पास जज्बा, हिम्मत और पश्चिमी हथियारों का साथ है। सच ये है कि इस जंग में कोई भी पूरी तरह नहीं जीत रहा, क्योंकि हर मिसाइल के साथ, हर ब्लास्ट के साथ दोनों देश हार रहे हैं, अपने लोग, अपने घर, अपना भविष्य। सैकड़ों शहर तबाह हो चुके हैं, लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हैं। यूक्रेन की सड़कों पर अब ज्यादा खामोशी गूंजती है। दुनिया देख रही है, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं। सवाल बड़ा है, क्या इस युद्ध का कोई अंत है? क्या कभी ये आग बुझ पाएगी? क्या कभी रूस और यूक्रेन एक ही मेज पर बैठेंगे? राजनयिक कोशिशें चलती रहती हैं, लेकिन हर कोशिश के बाद फिर शुरू हो जाता है बारूद का खेल। हर सीज़फायर की घोषणा के बाद फिर गूंजती है मिसाइलों की आवाज। रूस के लिए ये जीवन मृत्यु की भू राजनीति है। यूक्रेन के लिए राष्ट्र की आत्मा का सवाल है, और इसीलिए किसी भी पक्ष के झुकने की संभावना बेहद कम है।
लेकिन समय अब दोनों देशों के खिलाफ जा रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव, यूक्रेन के संसाधन सीमित, जनता थक चुकी है, यानी जंग की थकावट अब चरम पर है। कई सवाल हैं, क्योंकि अब तक किसी ने भी झुकने का नाम नहीं लिया। इस जंग में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। तेल की कीमतें बढ़ी, गेहूं की सप्लाई टूटी, यूरोप ऊर्जा संकट में डूबा और अब तो एशिया, अफ्रीका तक इसकी आग फैल चुकी है। रूस कहता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, यूक्रेन कहता है कि हम नहीं झुकेंगे। तो सवाल ये कि जब दोनों तरफ ना है तो आखिर हाँ कौन बोलेगा? हर गोली, हर धमाका एक ही सवाल पूछता है, क्या इंसानियत की कोई कीमत नहीं बची? 4 साल से ज्यादा की जंग, हजारों मौतें, लाखों घर उजड़ गए, लेकिन फिर भी जवाब की कब आखिर ये आग थमेगी? रूस और यूक्रेन, दो देश, एक जंग और लाखों जख्म। इतिहास पूछेगा, इन बारूद की लपटों से आखिर मिला क्या? और जवाब शायद हमेशा खामोश रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। और इस समय की एक बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का बड़ा ऐलान। किम जोंग उन ने बड़ा ऐलान किया, नए युद्धपोत को सेना में शामिल करने के दौरान की घोषणा की है। 10,000 टन वजन का युद्धपोत बनाने की घोषणा की गई। नेवी को परमाणु हथियार से लैस करने का ऐलान भी किम जोंग उन ने किया है। किम जोंग उन बड़ी तैयारी कर रखे हैं। किम जोंग उन के इरादे फिलहाल बड़े घातक नजर आते हैं। उन्होंने एक बेहद खास नया हथियार बनाया जो कि उनकी सेना का हिस्सा बनेगा। दुनिया इस वक्त यूक्रेन के मैदान में बारूद की गंध सूंघ रही है। दुनिया इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका की तनातनी को देख रही है, लेकिन इन सब के बीच एशिया के उस कोने से एक ऐसी खबर आई जिसने वॉशिंगटन से लेकर सियोल और टोक्यो तक हड़कंप मचा दिया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसे दुनिया का सबसे खौफनाक सैन्य संकल्प कहा जा रहा है। किम जोंग उन ने कहा कि हम परमाणु हथियारों से लैस नौसेना बनाएंगे और आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की होगी। उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट पर स्थित नामपो बंदरगाह। मौका था 5,000 टन वजनी मल्टी मिशन डिस्ट्रॉयर चॉय हुआन को नौसेना में शामिल करने का। इस मौके पर किम जोंग उन ने जो कुछ कहा उसने इंडो पैसिफिक रीजन में शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया है। किम ने ऐलान किया कि उत्तर कोरिया अपनी नौसेना का तेजी से परमाणुकरण कर रहा है। किम जोंग उन के मुताबिक उत्तर कोरियाई नौसेना अब एक सामान्य फोर्स नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर ऑपरेशंस का हिस्सा बन चुकी है।
किम ने सिर्फ चॉय हॉर्न पर रुकने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में उत्तर कोरिया हर साल ऐसे 2 विशाल युद्धपोत बनाएगा। इतना ही नहीं, बहुत जल्द 10,000 टन श्रेणी के स्ट्रैटेजिक वॉरशिप्स और समुद्र के नीचे से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाली परमाणु पनडुब्बी भी समंदर में उतारी जाएगी। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर कोरिया, जिसके पास अब तक दुनिया की सबसे कमजोर और पुरानी नौसेना मानी जाती थी, वो अब सीधे ब्लू वाटर नेवी बनने की दौड़ में है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब किम की परमाणु मिसाइलें जमीन के बंकरों में ही नहीं छिपी होंगी, बल्कि वे समंदर की लहरों पर तैरते हुए अमेरिका के तटों के करीब तक पहुंच सकती हैं। अब सवाल उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी अमेरिका कहां खड़ा है। सच ये है कि सुपर पावर अमेरिका इस वक्त चौतरफा संकट में घिरा है। वॉशिंगटन की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसका पूरा ध्यान इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान और उसकी हिमाकत से निपटने में लगा है, और इसी का फायदा उठाकर सुदूर पूर्व में उत्तर कोरिया का खतरा बेलगाम होता जा रहा है। पेंटागन के रणनीतिकारों के लिए सबसे सिरदर्द वाला दौर है। एक तरफ ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने अमेरिका की पूरी ताकत को उलझा कर रखा है। अमेरिकी नौसेना के बड़े युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर खाड़ी देशों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इसी ध्यान भटकने का फायदा प्योंगयांग उठा रहा है।
हाल ही में ईरान पर हुए पश्चिमी देशों के हमलों के बाद उत्तर कोरिया ने एक बड़ा सबक सीखा है। किम जोंग उनका मानना है, जो देश परमाणु क्षमता में थोड़े से चूक जाते हैं उन पर हमले का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए किम अब अपनी परमाणु ताकत को उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं जहां से कोई वापसी न हो। आक्रमण में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।